एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के चैनल पर। इसमें आपको यूपीपीसीएस, यूपी आरओ, बीपीएससी और उत्तराखंड पीसीएस के टेस्ट पेपर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ में यूपीएसआई, यूपीपी, आरपीएफ करके जो टेस्ट पेपर अभी तक हुए हैं, मेरे पास लगभग 10 सेट पेपर हैं जिन्हें हम पीवाईक्यू बोलते हैं। तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आयोग पूछता है। ठीक है, तो कल तो हमने एकदम छोटा सा वीडियो ही बनाया था। अब हम क्या करेंगे कि 2 वीडियो के माध्यम से एक पूरा टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 30 तक हो चुके थे। 31 से हमें देखना कि 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्राम्य उद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHHAB परियोजना शुरू की गई है। हालांकि ये उस समय के करंट का है, पर क्योंकि है तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी वैसे हम देखेंगे सारा इसे आइडिया लेने के लिए। ठीक है, ताकि हमें एक मोटा मोटा आइडिया मिले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य ऑब्लिक संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया। तो ऑप्शन ए पंजाब, बी जम्मू और कश्मीर, सी गोवा एंड डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर अगर बात करें 32 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, बी हैदराबाद में, सी इलाहाबाद में या डी कानपुर में। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की बात करेंगे तो ये आपका स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई। तो ये 4 ऑप्शन है। अब देखो करंट से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपको इससे आइडिया मिल जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी कतिपय स्रावों का होना, सी लोहिताणु एंड डी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा है कि जो हमारा ब्लड है वो लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है, वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नीले पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और जब वे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो लाल दिखाई पड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका आंसर हमारा रहेगा हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाचथू गीत को राज्य गीत घोषित किया था। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है। तो 17 दिसंबर को ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मॉरिन सिलीच को पराजित कर किसने जीता था। ठीक है, तो ये खिताब आपका 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने दूसरे एकल मैच में जीता था। तो क्या हो जाएगा आपका डी डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। ये है करंट का, लेकिन ये आपका अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम आपका पुरस्कार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है और इसकी शुरुआत अगर पूछेंगे तो 1961 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। तो ये किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और उसके समूह को भी। तो क्या हो जाएगा आपका पत्रकारिता। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है सामान्य हिंदी का। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी में हमारे क्वेश्चन है कि समास बताइए। भरपेट। ठीक है, ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास एंड डी बहुब्रीहि समास। तो ये बताने में टिक लग गया है। वैसे आप लोगों को आंसर पहले से पता ही होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो याद ही होगा। तो भरपेट का जो समास विग्रह होता है वो भर डैश पेट होता है। इसमें अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा वहीं प्रधान भी होता है। तो इसलिए हमारा ए ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक कहावत है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। ये पंक्ति किस लेखक की है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हमारे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, बी मुंशी इंसा अल्लाह खां, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एंड डी मुंशी सदा सुखलाल। तो अब आप इसका आंसर बताइए। पहले तो आंसर तो फिलहाल हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि मुंशी इंसा अल्लाह खां ने ऐसा मतलब जो ये लेखक है तो ये इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। डैश। ऑप्शन ए कुत्ता भौंक रहा है, बी राम खाना खा रहा है,
सी अधिक मत बोलो, एंड डी राधा रात भर जागती रही। ये हिंदी के वो क्वेश्चन है जो यूपी आरओ में और पीसीएस में भी इसी तरीके से फॉर्म करके देते ही देते हैं। तो कोई भी अगर तैयारी कर रहा है और अगर इसको पढ़ रहा है तो उसका इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं होने वाला है। तो बात करें क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो नॉर्मली भाषा हो गई, मतलब इसकी जो एक कहते हैं कि परिभाषा हो गई वो पता है। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कभी कभी, प्रायः, सदा, दिन भर, रात भर आदि। प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये डिटेल में चीज़ें दी गई हैं बहुत अच्छे से, तो आप अगर तैयारी करेंगे और इसको पीडीएफ पढ़ेंगे तो बहुत मतलब इसमें फ़ायदा होगा। फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर कि क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए तो राधा रात भर जागती रही, ये इसका आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जीवनी है। ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, बी चिंतामणि, सी आवारा मसीहा, या डी है नीड का निर्माण फिर। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है, जबकि अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। चिंतामणि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंध मतलब निबंधात्मक ग्रंथ है, और इसके 2 भाग हैं, नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। तो अगर बात करें 42 में क्या सही हो जाएगा कि कौन जीवनी है, तो आवारा मसीहा आपके यहाँ पर जीवनी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से 3 या 4 क्वेश्चन के, कभी कभी 5 क्वेश्चन का एक वो दे देते हैं, मतलब एक तरीके से फैक्ट दे देते हैं या लाइनें दे देते हैं, है ना। तो इन्हें हमें पढ़ना होता, और पढ़ने के बाद में गद्यांश दे देते, गद्यांश भी कह सकते हैं या अपठित कह सकते हैं। इन्हें पढ़ के क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बराबर और इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। बहुत नॉर्मल कह रहे कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो मतलब पता चलेगा, विदित हो जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के, ठीक है, स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। ठीक है, ये इसमें कह रहे हैं, मतलब अच्छी बात ही बता रहे हैं। कहाँ चले गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। ये इस तरीके से अपठित आता है, जिसमें हमें 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन वो देते हैं और इसी में से हमें आंसर बताना होता है। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से पढ़ लिया तो सिंपल है। ये पेपर को मैंने देख के देखा है कि सिंपल है, बस अगर आपकी प्रैक्टिस है तो याद रहेंगी चीज़ें, प्रैक्टिस नहीं है तो फिर चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक है, चलो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। ऑप्शन है धन की लोलुपता, बी धन की महत्ता, सी धन और मनुष्यता, या डी मनुष्यता का महत्व। ठीक है, तो सिंपल है, अभी हमने पढ़ा ही है। 43 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या सही होगा आपको लग रहा होगा, आप गेस करिए, तो आपको इसमें खुद ही आंसर कुछ लग रहा होगा, पर है कि कभी कभी गलत भी होने के चांस रहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे आंसर एकदम सही हो जाएंगे। तो उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने इस संसार में धन और मनुष्यता के बीच अंतर स्पष्ट किया है, अतः इसका उचित शीर्षक धन और मनुष्यता होगा। वैसे तो हो सकता है कि कई लोगों को लगता हो कि मनुष्यता का महत्व, लेकिन दोनों में उसने मतलब अंतर बताया है कि धन कमाने वालों का क्या होता है और जो मनुष्यता को अपनाते उनका क्या होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, जिस तरीके से उसको फैक्ट को पढ़ा है, तो देखो ऑप्शन ए जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, बी जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, सी जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, एंड डी जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। आपको 1 या 2 बहुत क्लोज आंसर लग रहे होंगे, ऐसा भी होता है कई बार कि 1 या 2 को आंसर ऐसे लगते हैं कि बहुत क्लोज हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, डी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, बी धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, सी धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती, एंड डी धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर क्या अभिप्राय था ये यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर देना है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, वैसे तो मतलब मैं जाऊँगी तो धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है,
पर देखो अब यहाँ पर जो क्लोज आंसर होगा वही उसको माना, मतलब वो लोग मानते हैं। तो बी ऑप्शन को यहाँ पर आंसर माना गया, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, ऐसा इनका कहना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द छांटिए, यानी जिनकी वर्तनी सही हो। ऑप्शन ए अभ्यस्त, बी अभ्यस्त, सी अभ्यस्त या डी अभ्यस्त, अभय अस्त। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो बिल्कुल आई एम श्योर कि नहीं होंगे, इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अब आप पहले बताओ कि इनमें से क्या सही होगा। ठीक है, आप कमेंट में बताओ। वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, तो ये कह रहे हैं कि अभ्यस्त। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ये अभ्यस्त है और वो अभ्यस्त। तो इस तरीके से 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। ऑप्शन है पैगंबर, बी बेगम, सी चेचक या डी बारूद। ये भी खूब आते हैं क्वेश्चन है ना, यूपी पीसीएस में मैंने आलपीन एक करके सुना था शब्द कि इनमें से फारसी कौन सा नहीं है और तुर्की कौन सा नहीं है, क्योंकि हिंदी में कुछ कुछ शब्द ये मिक्स है ना, अब वो बोलने में हमें नहीं समझ में आता है। तो पैगंबर शब्द तुर्की भाषा का नहीं है बल्कि वह अरबी भाषा का है। तो इस तरीके से देखें तो ये कह रहे कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं, तो पैगंबर ये शब्द जो है वो आपका तुर्की भाषा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। ऑप्शन है औषधि, बी सार, सी तत्व या डी जीवन। तो इसको बताना है। तो बात किया जाए अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं तो जीवन एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ जल प्राण पुत्र जिंदगी जीविका निर्वाह आदि है। इसी तरह सार का अर्थ है तत्व निष्कर्ष रस रसा लाभ धैर्य आदि। तो बात करें अगर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की कि हमारे इसका क्या आंसर होगा, तो डी हो जाएगा आपका जीवन। ठीक है, नेक्स्ट करें कि उपवाक्य पहचानिए डैश वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य या डी क्रिया उपवाक्य। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आप जो गेस कर रहे हैं उसमें क्या आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, हाँ सारे टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना है। वैसे अगर आप हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री ही हैं और काफ़ी पैसा भी लग रहा है, इतना कुछ करने में इतने सारे वीडियोस आप देखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ऑब्वियसली पैसा तो लग ही रहा होगा। फिर मैं बाद में देखती हूँ। और पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाएगी। पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो @resource UPPSC आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो या ज्वाइन कर लो, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है, ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन करना चाहे नहीं कर सकते हैं। बात करें तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इस वाक्य में जो कल आया था आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। और जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं तो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें प्रायः जो जैसा जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो बी हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ऑप्शन ए ख, बी घ, सी जा या डी झा। ठीक है, ये भी आते हैं आपके क्वेश्चन में। तो जा ध्वनि महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हंकार यानी हकार जैसी ध्वनि आती है ना, मतलब भारी भरकम आवाज़ आती है, विशेष रूप से रहती है और इसमें वायु श्वास अधिक मात्रा में लगती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जबकि अल्प प्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत कम वायु प्रयुक्त होती है। तो नॉर्मली है। अच्छा, इनमें से कौन से शब्द होंगे, तो य र ल व अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो 50 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका जा कह रहे हैं कि महाप्राण नहीं है। अब हमने जो आपको बताया है कि महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होंगी, तो वो आपका नीचे दिया गया या रा ला। कह रहे कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद डैश वया प्रत्यय लगाने से बना। ऑप्शन है रवैया, बी डटैया, सी खवैया या डी बचैया। तो वैसे ये सारे इतने क्लोज आंसर हैं कि आपको लगेगा कि इनमें से कौन सा होगा, मैं कैसे बता पाऊँगी, है ना। खाना क्रिया में वया प्रत्यय लगाने से खवैया शब्द बनता है और यह एक कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं। इसके अतिरिक्त डांटना में एया प्रत्यय लगाकर डटैया तथा बचाना में एया प्रत्यय लगाकर बचैया शब्द बनता है या बनाते हैं। ठीक है, तो 51 में क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा खवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट निर्जर, बी त्रिदश, सी किंकर या डी गिरवाड़। ठीक है, देखिए बात की जाए तो किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है अन्य, बल्कि वह सेवक का पर्यायवाची है। सेवक के अन्य पर्यायवाची आपके नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा आदि होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद कर लो। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा
आपका हो जाएगा सी किंकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि साकेत महाकाव्य के रचयिता ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त या डी नागार्जुन। ठीक है, नाम तो इनका कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा जब तैयारी कर रहे हैं। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त यानी द्विवेदी युग है। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम रसिकेंद्र था। गुप्त जी ने अपने अनाथ हिंदी नाटक में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित भी किया है। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि गौ प्लस चरति की संधि है डैश। ऑप्शन है गोश्चरति, बी गौचरिति, सी गौश्चरति या डी गौचरति। ठीक है, हिंदी है, बहुत सोच समझ के इसको थोड़ा सा करना होता है। थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो आंसर हमारा गलत हो सकता है। बात करें गौ प्लस चरित की संधि तो गौश्चरति है, क्योंकि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श ट ठ हो तो खटकोण और त थ हो तो श हो जाता है। तो इसके अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, लेकिन आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा आपका गौश्चरति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना। ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी किशोरीदास वाजपेयी या डी चंद्रदास शर्मा गुलेरी। अब बताना है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ओके, देखिए बात की जाए तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित उपन्यास है। ये उपन्यास है। ठीक है, अधखिला फूल इनका अन्य उपन्यास है, जबकि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर नामक गद्य काव्य है और किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। कुछ चीज़ें और दी गई हैं, पर आंसर की बात करें तो हमारा आंसर बी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट फिलहाल कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बता रहे हैं कि शुद्ध वाक्य छाटिए डैश। ऑप्शन ए उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बी उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, सी उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, यदि उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बहुत ही मनोरम होता था। अब कहते इसमें से शुद्ध वाक्य क्या होगा, पहले आप भी इसको गेस करिए कि क्या हो सकता है शुद्ध वाक्य, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर खुद से ही देना होगा, है ना, कोई और तो बताने आएगा नहीं। तो पहले आप गेस करिए, फिर देखिए कि क्या आपने जो टिक किया वही सही आंसर है। फिलहाल तो कह रहे हैं कि उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये इसका सही जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है अपवाद, बी पराजय, सी प्रभाव या डी ओढ़ना। अब कह रहे इसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से किस में उपसर्ग नहीं है। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, यह क्रिया है, जबकि अपवाद में अप, पराजय में परा तथा प्रभाव में प्र उपसर्ग लगा है। तो क्या हो जाएगा, ओढ़ना में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है डैश। ऑप्शन है किन्नर, बी अहिंसा, सी अंतरी एंड डी अपरिग्रह। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अन्य स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार है अरहर, अवज्ञा, चिकित्सा, चेचक, टकसाल, फरियाद आदि। तो इनको कहीं आप अगर नोट्स करते जाओ तो वो भी ठीक है, ताकि उससे आपको बढ़िया मतलब अच्छे से पता रहेगा। फिलहाल अहिंसा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। ऑप्शन है रत्नावली, बी तुलसीदास, सी बिहारी एंड डी रामानंद। वैसे सिंपल है, इसको आप बचपन में कभी ना कभी तो पढ़े होंगे। तो रत्नावली दोहा संग्रह की रचना रत्नावली द्वारा की गई है, तो ए हो जाएगा रत्नावली दोहा संग्रह आपकी रत्नावली के द्वारा रचना की गई है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि लिंग बताइए। मनगढ़ंत ऑप्शन है पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या डी नपुंसकलिंग। ठीक है, अब इसमें बताना है मनगढ़ंत कौन सा लिंग है। तो मनगढ़ंत एक विशेषण शब्द है जो जिस विशेष के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः यह उभयलिंगी शब्द है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा उभयलिंगी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे कि वाक्यांश का एक शब्द बनाइए डैश जिसके हृदय में ममता नहीं है। ऑप्शन है निर्मम, बी निर्दय, सी निर्भय या डी निहृदय। निर्भय तो मतलब गेस कर सकते हैं बहुत आराम से, किसी भी सूरत में निर्भय इसका आंसर नहीं होगा। जिसके हृदय में ममता ही नहीं है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए अगर देखा जाए कि एक शब्द होगा तो निर्मम होता है, जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए निर्दय, और जो डरे नहीं उसके लिए निर्भय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 61 का, तो ए आपका आंसर हो जाएगा निर्मय।
सॉरी निर्मम, ठीक है। हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, तो निर्मम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। बी, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सी, सुनो, फिर सुनो डैश, फिर मतलब स्टॉप लगा और वह गा रही है। एंड डी, प्रिय महाशय कॉमा मैं आपका आभारी हूँ। अब इनमें से बहुत जगह हो सकती है मुझसे भी गलती हो जाए बोलने में, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो किस वाक्य में विराम चिन्ह जो लगा है ना, ये विराम चिन्ह, उसका उचित प्रयोग नहीं किया गया है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो प्रिय महाशय कॉमा मैं आपका आभारी हूँ, फिर डैश भी है कॉमा, इसमें प्रिय महाशय के बाद विस्मयादिबोधक, यानी ये जो ये वाला होता है विस्मयादिबोधक, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि ये चिन्ह लगा होना चाहिए था, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। चले आगे बढ़ते हैं, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है त, बी द, सी भ, एंड डी माँ। अभी ऐसा ये क्वेश्चन हमने आगे देखा था इसके पहले। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा चतुर्थ वर्ण तथा उष्म वर्ण शा खा खटकोण सा मतलब सपेरा वाला सा हा महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो अब यहाँ उनमें से कोई मिलता हुआ है क्या, ये हमें बताना है। तो भा आपका कह रहे हैं कि कौन सा महाप्राण व्यंजन है, तो ये भा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में अमोघ अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है प, बी घा, सी बा, या डी गा, ठीक है। प, घा, बा, गा। अब इसमें से अघोष वर्ण अगर प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा शा खा हा अघोष वर्ण कहलाते हैं, तो यहाँ पर ए आपका हो जाएगा पा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है ऊ, बी आ, सी ई, या डी ई, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है। तो कंठ या कंठ वर्ण में आ अंक क ख ग घ ड एवं हा आते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है डैश। ऑप्शन है दूध वाला, बी घुड़सवार, सी नाक, या डी लंबोदर। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, तो पहले इसको देखिए। नाक रूढ़ रूढ़ी शब्द है, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, एक अन्य शब्द, ठीक है। तो वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नाक, कान, कलम, आम इत्यादि। तो जो यहाँ पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, तो अब आपका नॉर्मली आंसर निकल ही आया, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा सीधा से नाक, ठीक है। नाक, कान है ना, इन्होंने दे दिया है, नाक, कान, कलम, आम इत्यादि। नेक्स्ट है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा डैश। ऑप्शन है रत्न प्लस आकर, बी रत्न प्लस आकार, सी रत्ना प्लस कर, या डी रति प्लस आकार। तो रत्नाकर की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रत्न प्लस आकर, तो क्या हो जाएगा, रत्नाकर। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रतिमान में समास है डैश। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, या डी द्विगु समास। अब ये समास के भी खूब क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात करें तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति अव्यय शब्द होता है, ठीक है। क्या होता है, अव्यय शब्द होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है परिक्रमा में उपसर्ग है डैश। ए आ, बी पा, सी पर, एंड डी परी। तो परिक्रमा में उपसर्ग क्या हो जाएगा, वैसे अगर गेस किया होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा, परी आपका हो जाएगा, ठीक है। परी प्लस क्रमा परिक्रमा है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भलाई में प्रत्यय है डैश। ऑप्शन है ई, बी आई, सी लाई, या डी भ। भलाई में भ प्लस आई, इस तरीके से समथिंग लगता है ना, ई लगती है प्रत्यय। तो बात करें तो बी हो जाएगा आपका भलाई में आई, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन है आलस्य, बी आम, सी आग, एंड डी आसरा। अब इसमें से तत्सम कौन से तत्सम तद्भव आते हैं शब्द या क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी तैयार कर लेना। देखो पहली बात तो संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हिंदी में मूल रूप यानी कि ज्यों कहते हैं ले लिया है या प्रयोग करते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। एंड जो
शब्द हैं संस्कृत के पर उसमें हिंदी मिली हुई है, उन्हें बदला गया थोड़ा सा, तो वे आपके तद्भव कहलाते हैं। जैसे आलस्य, उज्ज्वल, कर्पूर, अग्नि, वायु इत्यादि, ये आपके तत्सम शब्द हैं। आंसर की बात करें तो अब यहाँ पर आलस्य आपका क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन है चूर्ण, बी छिद्र, सी ज्ञान एंड डी छत्र। तो जिनको थोड़ा सा बदला गया है वे आपके तद्भव हैं। परिवर्तित नाम जो होते हैं वे तद्भव का, जैसे छत, उजला, कपूर, आग इत्यादि। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो छत हमारा जो है वो हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन है आग, बी बच्चा, सी खिड़की एंड डी फूल। देशज भी देशज आपको पता ही होंगे अगर पढ़ते होंगे, तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता देशज शब्द का कहा जाता है, जैसे खिड़की, खिचड़ी, लोटा, ठेठ, पगड़ी इत्यादि। तो यहाँ क्या हो जाएगा, खिड़की हमारा देशज शब्द हो जाएंगे। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। ए उष्ट्र, बी अमीर, सी प्रिय एंड डी भक्त। तो बात करें यहाँ पर तो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अमीर, ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, आदमी इत्यादि। तो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका अमीर, ये आपका विदेशी शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। ऑप्शन है गंगा, बी पुराना, सी नीला एंड डी मोटा। तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के वही प्रकार होते हैं जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए गंगा। ठीक है। अब हम ये 75 तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 75 जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि 150 आपके एक टेस्ट पेपर में होते हैं क्वेश्चन, तो जो आप जब फाइनल एग्ज़ाम दोगे तो आपको 150 क्वेश्चन ही मिलते हैं, तो उसी को 2 पार्ट में हम दिया करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।